दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें जो कि बिहार इलेक्शन को लेकर है कि जेपी नड्डा का आरजेडी पर निशाना। पूछा कैसे देंगे 10 लाख नौकरी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को हाजीपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। इस रोड शो में पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए। रामशीष चौक से निकाला गया ये रोड शो शहर के अनवरपुर चौक, सिनेमा रोड, राजेंद्र चौक, गुदरी रोड होते हुए मस्जिद चौक की ओर रवाना हुआ। इस रोड शो में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के वाहन पर फूल भी बरसाते नजर आए। जेपी नड्डा के रोड शो के दौरान पार्टी के समर्थक अजब गजब ग्रुप में भी नजर आए। एक समर्थक ने अपने पूरे शरीर पर पेंटिंग करवाया और भाजपा के कमल का निशान बना रखा था। जी आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी के चुनावी वादों पर नड्डा ने कहा कि वे 10 साल नौकरियां कैसे देंगे, 10 लाख नौकरियां कैसे देंगे। उन्होंने 20 लाख से अधिक लोगों को बिहार में अकेला छोड़ दिया। उन्हें पहले माफी मांगनी चाहिए। कोई पूछे कि आखिर नीतीश कुमार ने उन्हें क्यों छोड़ा, क्योंकि गलतफहमी और सुशासन एक साथ नहीं चल सकते। तो वहीं सीवान में चुनावी सभी को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 15 साल पहले जब चुनाव आता था तो चर्चा होती थी कि कैंडिडेट किस जाति का है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 15 साल पहले सूबे के गांवों में बिजली नहीं थी, अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि लव जिहाद करने वालों पर बरसे योगी सरकार। कहा नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। जी हां, हम बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसके चलते शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मल्हनी उपचुनाव के लिए ताहिरपुर में वोट मांगने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां पर जनसभा को संबोधित किया। साथ ही लव जिहाद करने वालों को मंच से ही चेतावनी दे डाली। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नहीं सुधरे तो निकलेगी राम नाम सत्य यात्रा। जी हम बात करें कि सीएम योगी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अब कह दिया है कि दूसरे धर्म के लड़के लड़की से शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। अगर कहीं पर ऐसा होता है तो उसे मान्यता नहीं दी जाए। ऐसे में सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी अपनी पहचान छिपाकर हमारी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं वो सुधर जाए, अन्यथा उनकी राम नाम सत्य की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं मल्हानी में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि हमारे लिए पूरा देश एक परिवार है, जबकि कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए उनका परिवार ही उनका देश है। इस वजह से वो इसके आगे नहीं देख सकते। और वह बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बैंक खातों पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 11 अकाउंट किए सीज। जी हां, बात करें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं के काले कारोबार को खत्म करने के अभियान में जुटी हुई है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे प्रदेश के कुख्यात माफियाओं और उनके रिश्तेदारों की अवैध संपत्ति को सीज करने, गैर कानूनी तरीके से बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने और उनके कब्जों से सरकारी जमीन को मुक्त कराने की कई कार्रवाई हो चुकी है। इसी क्रम में अब पुलिस प्रशासन ने अतीक अहमद के 11 बैंक खातों को सीज किया है। इसके बाद अतीक अहमद के रिश्तेदारों और सहयोगियों के बैंक खाते भी पुलिस सीज करने की तैयारी में है। प्रयागराज में 7, बलरामपुर में 2, दिल्ली और लखनऊ में एक बैंक खाते माफिया अतीक अहमद के नाम पर खुले मिले। इनके करीब 1 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा थी। इन सभी खातों को प्रयागराज डीएम की अनुमति के बाद पुलिस ने सीज कर कुर्क कर दिया है। अतीक अहमद के खाते में पैसे कहां से और किस माध्यम से आए, इसकी छानबीन में पुलिस लगी हुई है। आगे पुलिस अतीक अहमद की पत्नी, बच्चों, भाई, अन्य करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के बैंक खातों का भी पता लगाकर उसमें आने वाले पैसों के स्रोत के बारे में जांच करने और सीज की कार्रवाई को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि बिहार चुनाव में मनोज तिवारी ने खेला सुशांत कार्ड, कहा हत्यारे के साथ खड़ी है कांग्रेस। जी हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान, चीन, कश्मीर के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत की भी एंट्री हो गई है। बेतिया के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला और सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर इमोशनल कार्ड खेला। चनपटिया के सरसिवा बाजार में भाजपा प्रत्याशी उमाकांत सिंह ने समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो कांग्रेस सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे के साथ खड़ी है वह किस मुंह से बिहार के चुनाव में लोगों से वोट मांग रही है। भोजपुरी फिल्म में गायक व अभिनेता का काम कर चुके भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपने पुराने अंदाज में लोगों को गाना गाकर भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जिसमें मंच टूटने पर पप्पू यादव का बड़ा आरोप, कहा विपक्षी नेताओं की सुरक्षा पर प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। जी आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के नेताओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है लेकिन विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं होता। आज मैं बाल बाल बचा हूं, मेरे और मेरे पार्टी के साथियों के साथ आज कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। दरअसल मुजफ्फरपुर में एक सभा के दौरान पप्पू यादव का मंच टूटकर गिर गया जिससे उनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर आया है। जिस वक्त मंच टूटा उस वक्त पप्पू यादव मीनापुर से सभा को संबोधित कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद स्थानीय स्तर पर उनका उपचार कराया गया। हालांकि चोट के बाद भी पप्पू यादव ने चुनाव सभाओं को संबोधित किया। मंच टूटने के कारणों की जांच की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस घटना की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। क्या इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश है? लोकपाल पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर लोकपाल बिल आएगा, इससे सिस्टम पर पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों और नेताओं की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी। बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि प्याज के दाम को लेकर आ रही है कि त्योहारी सीजन में नहीं होगी आलू प्याज की किल्लत, दाम भी रहेंगे कम, सरकार ने उठाया है ये कदम। जी हां आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि बढ़ती कीमतों के बीच 30,000 टन प्याज और आलू आयात किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी एक ऐसे समय पर आई है जब त्योहारी सीजन से ठीक पहले देश भर में सब्जियों के भाव लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। बीते 3 दिन से देश भर में प्याज का औसत खुदरा भाव 65 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। उन्होंने कहा कि देश में प्याज का आयात तुर्की, इजिप्ट और अफगानिस्तान से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पहले भी कीमतों को नियंत्रित करने और किफायत दायरे में लाने के लिए तत्परता से कदम उठाए हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि अब तक 7,000 टन प्याज आयात किए जा चुके हैं और दिवाली से ठीक पहले 25,000 टन आ जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार प्रत्यक्ष तौर पर प्याज का आयात नहीं कर रही है बल्कि नाफेड बहुत जल्द प्याज आयात का प्रबंध कर जरूरतमंद राज्यों तक पहुंचाएगी। भारत में पहले ही बफर स्टॉक से करीब 37,000 टन प्याज उपलब्ध कराया जा चुका है। और दोस्तों हम आपको बता दें अगली खबर में जो कि स्कूल की फीस को लेकर आ रही है आंध्र प्रदेश से कि आंध्र प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों, इंटरमीडिएट कॉलेजों को आदेश, फीस में 30% तक करे कटौती। जी हां आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी में आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों को राहत देने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी सहायता प्राप्त स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों में फीस में 30% की कटौती की घोषणा की है। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव बी राजशेखर ने कहा कि मामले की सावधानी पूर्वक जांच और आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा नियामक निगरानी आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 के लिए शिक्षण शुल्क में 30% की कमी का निर्णय लिया है। तो दोस्तों जिस तरीके से ऐसे 2-3 राज्यों ने फीस माफ करने का निर्णय लिया है तो उसी तरीके से हर राज्य में सरकार को फीस माफ करने का निर्णय लेना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर बता दें जो कि जयपुर से है। जी आपको बता दें कि गुर्जर आंदोलन टला, सरकार ने मानी मांगे, सरकारी नौकरी में 5% मिलेगा आरक्षण। जी हम बात करें कि राजस्थान में रविवार से शुरू होने वाला गुर्जर आंदोलन स्थगित हो गया है। राज्य के अशोक गहलोत सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच शनिवार को जयपुर में 6 घंटे तक चली बातचीत सफल रही है। इस वार्ता में दोनों पक्षों के बीच 14 बिंदुओं पर सहमति बनी। सरकार 5% गुर्जर आरक्षण देने को राजी हो गई है। गुर्जर समाज
समाज का एकजुट हिम्मत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मंत्री रघु शर्मा से मिला। बैठक के बाद रात में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वह 14 बिंदु पढ़कर सुनाए जिन पर सहमति बनी है। युवा मामले में व खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि समझौते के बिंदुओं की पालना तुरंत प्रभाव से की जाएगी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि हिम्मत सिंह गुर्जर का कहना है कि सरकार से उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है और सरकार 14 बिंदुओं पर सहमत हो चुकी है, लिहाजा अब किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार सभी मांगों को पूरा करेगी। और दोस्तों मैं अब आपको बता दें कि राजनाथ सिंह बोले कि चीन के कब्जे की बात कर रही कांग्रेस पर ऐसा खुलासा करूंगा, मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के बारे में ऐसा खुलासा कर सकते हैं कि पार्टी के लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे। शनिवार को पटना में चुनावी रैली में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता सेना पर सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि चीन ने हमारी 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। मैं कह देना चाहता हूं कि ऐसा खुलासा करूंगा, कांग्रेस के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जी आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की पड़ोसी देश के मंत्री की कबूलनामे के बाद कांग्रेस मौन है। कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा जब पुलवामा हुआ तो मैं गृह मंत्री था, इस पर इतनी हल्की राजनीति की गई कि इसे प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए सहानुभूति हासिल करने की साजिश कहा गया। अब पाकिस्तान के मंत्री ने ही सच्चाई बता दी है। शनिवार को राजनाथ सिंह ने बिहार में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि बिहार में भाजपा और जेडीयू की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। किसी प्रकार की संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। सिंह ने कहा कि भाजपा का चरित्र है, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दामन में कभी दाग नहीं लगा है, इसलिए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा उनके साथ है। क्रिकेट में जिस तरह सचिन तेंदुलकर तथा सहवाग की जोड़ी आप लोगों ने देखी होगी, उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार तथा भाजपा की जोड़ी है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। प्रदेश में 3 फेज में चुनाव है। पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में 3 नवंबर और तीसरे चरण को 4 सितंबर को होना है। 4 नवंबर को होगा। नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। पहले चरण में 71 सीटों पर वोट पड़े हैं। दूसरे चरण में 94 और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोस्तों में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जिसमें संजय राउत ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को 10 साल के लिए काला पानी भेजे सरकार, ये खुले क्यों घूम रहे हैं। जी हां, बात करें कि मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। अनुच्छेद 370 के बाद घाटी में हिंसा न हो, इस वजह से महबूबा मुफ्ती, उमर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को नजरबंद किया गया। अब वो रिहा हो चुके हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने एक विवादित बयान दिया था, जिस पर अब शिवसेना ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, अगर कोई भारत के संविधान को चुनौती देने के लिए चीन की मदद लेने की बात करता है तो उसे गिरफ्तार कर 10 साल के लिए अंडमान यानी काला पानी भेज देना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर विवादित बयान के बाद भी महबूबा मुफ्ती कैसे आजाद घूम रही हैं। इस दौरान राउत ने तेजस्वी यादव की भी तारीफ की। बिहार चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी को लंबे वक्त से फॉलो कर रहा हूं। बहुत लोगों का मानना था कि वो इस विधानसभा चुनाव में कमजोर कड़ी हैं, लेकिन वो मजबूत कड़ी बनकर सामने आया है। अब तक राज्य में बड़े नेताओं के जो लड़के राजनीति में आए हैं, उनमें सबसे सुपर तेजस्वी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर देश विरोधी राजनीति जारी है। उसको अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए वहां की क्षेत्रीय पार्टियां एक हो गई हैं। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि मेरा झंडा ये है, टेबल पर रखे हुए जम्मू कश्मीर के झंडे की ओर इशारा करते हुए, जब ये झंडा वापस आएगा हम वह झंडे राष्ट्रीय ध्वज भी उठाएंगे। जब तक हमें हमारा अपना झंडा वापस नहीं मिल जाता, हम कोई दूसरा झंडा नहीं उठाएंगे। इस झंडे ने उस झंडे के साथ हमारे संबंधों को जाली बना दिया है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद से अनुच्छेद 370 बहाल करने की बात कही थी।
तो दोस्तों, आप लोग संजय राउत की बातों से कितना सहमत हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस फैसले पर कंगना ने जताया गहरा अफसोस और नेहरू को बताया कमजोर दिमाग वाला आदमी। जी हां, आपको बता दें कि आज देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। देश भर में लोग उन्हें याद कर रहे हैं। नेताओं और अभिनेताओं से लेकर आम जनता तक सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट्स में सरदार पटेल की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने गांधी और नेहरू पर निशाना भी साधा है। जहां उन्होंने सरदार पटेल को सच्चा लौह पुरुष कहा है, तो वहीं उनके प्रधानमंत्री न बनने के फैसले को अफसोसजनक बताया है। अपने ट्वीट में कंगना ने लिखा कि उन्होंने गांधी को खुश करने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री के अपने सबसे योग्य और निर्वाचित पद का बलिदान कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि नेहरू बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कष्ट नहीं सहा, लेकिन दशकों से राष्ट्र ने कष्ट झेला है। हमें बेशर्म होकर वो छीनना चाहिए जो आधिकारिक तौर पर हमारा है। अपने ट्वीट में कंगना ने आगे लिखा कि वे भारत के सच्चे लौह पुरुष थे। मेरा मानना है कि गांधी जी को नेहरू की तरह एक कमजोर दिमाग का आदमी चाहिए था, जिसे वो नियंत्रित कर सके और उसे आगे रखकर राष्ट्र को चला सके। ये एक अच्छी योजना थी, लेकिन गांधी की हत्या के बाद जो हुआ वो एक बड़ी त्रासदी थी। सरदार पटेल के इस फैसले पर उन्होंने अफसोस जताया। अपने ट्वीट में कंगना ने आगे लिखा कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जयंती की शुभकामनाएं। आप वो शख्स हैं जिन्होंने हमें आज का अखंड भारत दिया है, लेकिन आपने अपने प्रधानमंत्री पद का बलिदान करते हुए अपनी महान लीडरशिप और विजन को हमसे दूर रखा। हमें आपके फैसले पर गहरा अफसोस है। आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करती हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। लोग कंगना के ट्वीट पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई उनकी इन बातों का समर्थन कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि आप हर चीज के लिए नेहरू और गांधी को कैसे जिम्मेदार मान सकती हैं। काफी वक्त से सुर्खियों में कंगना रह रही हैं। कंगना रनौत काफी समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहले उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपनी बात रखी, फिर बाद उन्होंने बॉलीवुड को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए। इसके बाद कंगना की महाराष्ट्र सरकार से जुबानी जंग हुई, जिसके बाद वो मुंबई पहुंची, जहां बीएमसी ने उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। कंगना को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा भी दी गई थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना के आने वाली फिल्मों में थलाइवी और तेजस शामिल हैं। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर का नाम महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चर्चा में। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया ये बयान। जी हम बात कर रहे हैं कि उर्मिला मातोंडकर का नाम महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधान परिषद की राज्यपाल की ओर से भरी जाने वाली 12 सीटों में से एक पर उर्मिला मातोंडकर के मनोनयन की चर्चा हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि इस बारे में खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उर्मिला मातोंडकर से बात की है। इस पूरे मामले पर अब शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने बयान में कहा है, न्यूज एजेंसी पीटीआई छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि मैंने उन अटकलों के बारे में भी सुना है जिसमें कहा जा रहा है कि उर्मिला मातोंडकर को सरकार द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद में नामित किया जाएगा। ये राज्य मंत्रिमंडल का विशेष अधिकार है, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। संजय राउत से साफ कहा कि राज्यपाल की ओर से नामित सीटों के लिए किसका नाम भेजना है, यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और मुख्यमंत्री ठाकरे ही इस पर विचार करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर फिलहाल उर्मिला मातोंडकर का कोई बयान सामने नहीं आया है। लोकसभा चुनाव में उर्मिला को हार मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उर्मिला मातोंडकर मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, जिसमें उनको हार मिली थी, जिसके बाद उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस के कामकाज के तरीके को लेकर पार्टी छोड़ दी थी। हाल ही में कंगना रनौत बनाम शिवसेना के विवाद में उर्मिला मातोंडकर ने कंगना के विरोध में टिप्पणी की थी और महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में अपना बयान दिया था। बता दें कि राज्यपाल की ओर से मनोनीत किए जाने वाले विधान परिषद के 12 प्रत्याशियों के नाम पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक में सभी 12 नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन मीडिया में इन नामों का कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।